देखो, थर्मल कंडक्शन पढ़ चुके हैं हम पिछली क्लास में। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कन्वेक्शन और दूसरा रेडिएशन। ठीक है, तो कन्वेक्शन शुरू करते हैं। दो तीन टाइप के होते हैं ना ये, तो दूसरा पढ़ रहे हैं कन्वेक्शन। तो ये बिल्कुल थियोरेटिकल है, इसमें समझना है क्या होता है ये जनरली फ्लूइड्स में लाई करता है बच्चों। एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, इसका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में, और सबसे लड्डू क्वेश्चन होता है इस टॉपिक का जो ये पढ़ा रहा हूं आज मैं, रेडिएशन। और एक तो कन्वेक्शन पढ़ाऊंगा दूसरा पार्ट, और तीसरा होता है रेडिएशन। तीन पार्ट होते हैं हीट ट्रांसफर के, बताए थे ना पिछली क्लास में। तो मतलब एकदम फ्री के लड्डू है, और ये आपके डिलीटेड सिलेबस में थे एनसीईआरटी में, मतलब स्कूल के हिसाब से। जैसे आप इसको गर्म कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फ्लूइड को, तो क्या होता है बच्चों, अगर आप इसको हीट अप कर रहे हो तो इतने पार्ट, मतलब कुछ ऐसे जो इसके कांटेक्ट में है ज्यादातर, वो कांटेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ का जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपको पता है फ्लूइड या लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाने पे अपनी डेंसिटी कम कर लेते हैं। तो अगर इसकी डेंसिटी कम हो गई तो ये हल्का हो जाएगा, तो बाकी का लिक्विड क्या करेगा, इस पे बॉइंस फोर्स लगाएगा और ये ऊपर चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऊपर जा रहा है ना गर्म मॉलिक्यूल, तो ऊपर से नीचे आ रहे होंगे ठंडे मॉलिक्यूल, है ना। तो बताओ, हीट फ्लो कर रही है ना मॉलिक्यूल की मदद से, तो मॉलिक्यूल खुद ट्रांसफर कर रहे हैं हीट, है ना। यहां सोर्स कौन है हीट ट्रांसफर करने का, मॉलिक्यूल। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें एक्चुअल में मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, मूवमेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट से हीट ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, क्या इस जो हमने पहले पढ़ा था कंडक्शन, क्या उसमें मॉलिक्यूल मूव करते थे? नहीं। किसमें करते हैं मूव, बोलो बेटा? इसमें मूव कर रहे हैं, ठीक है, कन्वेक्शन में। तो जब तुमने चाय वाय बनाते हो, पानी गर्म करते हो, देखा होगा पानी का मूवमेंट दिख रहा होता है। पानी ऊपर की तरफ चल रहा होता है, गर्म पानी ऊपर जा रहा होता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे जा रहा होता है। ठीक है, आप इसको डेली लाइफ में फील कर सकते हो। जैसे अगर तुम गर्म पानी, मतलब जैसे बाल्टी के पानी को गर्म कर रहे हो, तो अगर तुम गर्म करके अचानक से रोक दो उसको, और थर्मोमीटर को या पानी के अंदर हाथ डालोगे, तो ऊपर वाला पानी ज्यादा गर्म होगा और नीचे वाला पानी ठंडा रहेगा। ऐसे ही जैसे आजकल अब गर्मी हो रही है ना, तो तुम फैन ऑन करो तो एकदम गर्म हवा फील होती है, पहले गर्म हवा आती है ना पंखे को एकदम ऑन करने से। तो वो यही है कि जो गर्म हवा होती है ऊपर उठ जाती है। ठीक है, यही है कि हीट को ग्राउंड से छत तक लेके जा रहे हैं मॉलिक्यूल एयर के। तो वो इफेक्ट क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। बच्चों, कन्वेक्शन होता है दो तरीके का, नेचुरल कन्वेक्शन और दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। बड़ा लड्डू सा टॉपिक है। नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो मॉलिक्यूल अपने आप जा रहे हैं, ये अंडर ग्रेविटी होता है ऐसा। एक बात सोचो बच्चों, अगर कोई इंटरस्टेलर स्पेस में या कोई आदमी जो सैटेलाइट घूम रहा है उसमें अगर चाय बनाने जा रहा हो, तो बच्चों पानी ऐसे गर्म नहीं होगा, क्योंकि वहां बॉइंस फोर्स होगा ही नहीं। और अगर बॉइंस फोर्स नहीं होगा तो क्या लिक्विड ऊपर जाएगा? नहीं। तो ये ग्रेविटी की वजह से ही होता है। तो वहां पानी कैसे गर्म होगा? बच्चों, पानी गर्म होगा वहां कंडक्शन की मदद से। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे को हिट करेगा, दूसरा तीसरे को, मतलब हीट कंडक्शन के थ्रू फ्लो कर रही होगी, कन्वेक्शन के थ्रू नहीं कर रही होगी। इसलिए यहां देखो लिखा है जनरली, इसका मतलब हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा हो। जनरली ये फ्लूइड में लाई करता है। देखो यहाँ फ्लूइड, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में आप इसे पानी को गर्म करोगे तो पानी के मॉलिक्यूल जा रहे होंगे ऐसे। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? तो ये अंडर ग्रेविटी होता है। और फोर्स कन्वेक्शन, अब मान लो तुम्हें एकदम पूरा यूनिफॉर्म गर्म करना है पानी को, चाय पी रहे हो तुम इंटर उस स्टेलर स्पेस में बैठ के, तो तुम्हें चम्मच से घुमाना पड़ेगा ना, पूरा पानी गर्म करना पड़ेगा। तो वो फोर्स कन्वेक्शन हो जाए क्योंकि आपने फोर्स लगाया है। क्लियर है बच्चों? तो नेचुरल कन्वेक्शन के एग्जाम्पल, नेचुरल कन्वेक्शन के एग्जाम्पल बताता हूं बच्चों। देखो,
फोर्स कन्वेक्शन आ गया कि फोर्स लगा के मूवमेंट। जैसे ये एग्जांपल मैं लिख देता हूं, यहां लिखता हूं, पहले इसके लिख दूं, एसी, कूलर, ये सब फोर्स कन्वेक्शन है। ब्लोअर सर्दियों में यूज करते हैं ना, ब्लोअर, भाई उसमें क्या होता है, एक हीटर लगा होता है, उसके पीछे एक पंखा चल रहा होता है, इससे गर्म हवा हमारी तरफ आ रही होती है जबरदस्ती, क्या वो ग्रेविटी की वजह से आ रही है, उसे कोई धकेल रहा है हमारी तरफ, तो एक फोर्स कन्वेक्शन हुए। नेचुरल कन्वेक्शन क्या होते हैं बच्चों, ब्रीज, और दूसरा ट्रेड विंड। ठीक है, ये नेचुरल कन्वेक्शन है सर, ये क्या है, तो इनको समझा देता हूं पहले आपको। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई जितना अभी तक बताया, बोलो बच्चों। अब ब्रीज की बात करते हैं बच्चों, ब्रीज क्या होता है ये देखो, जैसे ये सी है, ठीक है, और बच्चों ये लैंड है, और भाई धूप निकल रही है पूरी, ठीक है, दिन का टाइम है ये, तो क्या होता है बच्चों, लैंड ना बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, मतलब दिन में पूरा गर्म हो जाता है, और सी जो होता है बच्चों, पानी है इसमें, तो पानी धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ जो लैंड है वो हाई टेम्परेचर पे है, तो उसके आसपास की जो एयर होगी ये यहाँ, अगर ये हॉट है तो ये क्या करेगी बच्चों, अगर एयर गर्म हो गई, भाई लैंड गर्म हो गया, क्यों, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करी उससे, तो पानी जल्दी टेम्परेचर राइज नहीं करता, सैंड जो होती है, मिट्टी जो होती है, जल्दी टेम्परेचर राइज करती है, तो बताओ एयर भी गर्म हो जाएगी ना इसके आसपास की, वो किधर जाएगी बच्चों बताओ, अपवर्ड ना, तो एयर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, समझ में आई बात। और अगर यहां से एयर ऊपर जा रही है, हॉट एयर, तो यहां क्या है, कंपैरेटिवली कोल्ड है, तो इधर से एयर क्या आ रही है, इधर, तो ये क्या हुआ बच्चों, सी ब्रीज, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता बच्चों इनका, जैसे दिल्ली में क्या होता है, लू चलने वाली है, आज ही चल गई शायद, तो लू होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो राजस्थान की तरफ से आती है ऐसे, तो समुद्र के जो किनारे होते हैं, कोस्टल एरिया होते हैं, वहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी, कारण यही है। अब रात के टाइम क्या होगा बच्चों, देखो, तो रात के टाइम क्या हो जाएगा, अच्छा लैंड जितना जल्दी हीटअप होता है उतनी जल्दी कोल्ड हो जाता है, सर कैसे, इसके पीछे एक लॉ है, बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोल्ड, और ये हॉट, तो यहाँ की एयर जब गर्म हो जाएगी इसके आसपास की, तो वो ऊपर उठेगी, है ना, हॉट एयर, तो क्या होगा बच्चों, इधर से कोल्ड एयर उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए जाएगी नहीं, तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यहाँ मतलब हवा चलती ही रहेगी, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी, ठीक है, जैसे बॉम्बे वगैरह में, तुम में से है कोई बच्चों कोस्टल एरिया का बच्चा, नहीं है, तो इसलिए वहां ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, क्लियर है, ये हुआ ब्रीज। अब ये ट्रेड विंड क्या है सर, तो बच्चों ट्रेड विंड को समझो जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, और अर्थ में ना जैसे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ तो बर्फ है ही, बहुत हाई टेम्परेचर है, और अर्थ में ना ऐसे पॉइंट भी बने हुए हैं, जैसे हिमालय है, यहाँ देखो बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर है ना और यहाँ राजस्थान है, यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर है, तो इस तरीके से अर्थ पे बहुत सारे पॉइंट बने हैं जिनके डिफरेंट टेम्परेचर है, और टेम्परेचर डिफरेंस बहुत तगड़ा है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस जैसे यहाँ है, तो ऐसे ही टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे हवाएं चलती हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ चल रही है, यहाँ से यहाँ, भाई आज की तारीख में किसी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो फ्लाइट पकड़ लेता है, फ्लाइट से जाता है ना, या बड़े से शिप होते हैं जिनमें बड़े बड़े इंजन लगे होते हैं। पहले क्या था, मान लो ऐसे एशिया से यूरोप जाना है तो पानी के रास्ते से जाते थे, ठीक है, इसमें लूटपाट का खतरा कम रहता था, और बहुत तेज क्या होता था, हवा चलती थी ये, तो मान लो ये हवा यहाँ से यहाँ चल रही है, तो यहाँ पे जहाज रखा, जहाज में एक बड़ा सा कपड़ा बांध देते थे, सेल बोट बोलते हैं जिनको, और बस मच्छी चावल खाते रहते थे, चलते रहते थे कहीं कहीं साल तक, कहीं कहीं महीनों तक, साल तो ज्यादा, हाँ साल तक भी चलते हैं। तो इस तरीके से सारा बिजनेस उस टाइम का इस पे डिपेंड करता था, इन हवाओं पे, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड, ठीक है। और ये किस वजह से हुई, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हवा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो बच्चों ये थी ब्रीज तो ये कन्वेक्शन था, तो बड़ा थ्योरेटिकल है एकदम,
इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनता। अब न्यूमेरिकल बनता है बच्चों रेडिएशन से और कंडक्शन से। कंडक्शन में तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे, इसमें देखो देखो अब आए हम तीसरा पार्ट, रेडिएशन। देखो भाई, देखो बेटा, रेडिएशन तीसरा मतलब मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, और ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। ये स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। सर कैसे? पहले तो रेडिएशन क्या होता है, एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हर ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ हीट रिलीज हो रही है, और वो हीट जो होती है बच्चों रेडिएशन की फॉर्म में हो सकती है। जैसे विजिबल रीजन होता है ना, अल्फा रेज, वो सॉरी विजिबल लाइट पढ़ी है ना, विबग्योर, वो वाली वाइट लाइट, अल्फा रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, ये सारे जो इंफ्रारेड रेज, ये सारी जो एनर्जी है रेडिएशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो सन से हमारी तरफ हीट आ रही है, बताओ कोई कनेक्शन है बीच में? तो वैक्यूम है, उसके बिना भी आ रही है। तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। और बच्चों मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये कभी रोका नहीं जा सकता। जो पहले दो थे रोके जा सकते हैं। मान लो आप एक ऑब्जेक्ट को हीटअप कर रहे हो, आपको हीटअप नहीं करना तो हटा लो, आपको चाय नहीं पीनी तो बर्नर बंद कर दो, कन्वेक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट से हीट रेडिएट हो रही है तो उसको नहीं रोक सकते आप। जैसे सर क्यों नहीं रोक सकते हम? सर बल्ब जल रहा है, इसको बंद कर देंगे सर। तो बेटा एक साइंटिस्ट अभी आने वाले हैं, वो बताएंगे कि हर टेम्परेचर पे एक्सेप्ट 0 केल्विन हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ हीट रेडिएट करता रहता है। जैसे मेरे पास एक ये ढक्कन रखा हुआ है पानी की बोतल का, तो चाहे कुछ भी हो जाए इससे कुछ ना कुछ रेडिएशन जरूर निकलता रहेगा, रोक ही नहीं सकते आप। सर कौन सा रेडिएशन निकल रहा है बता सकते हो बच्चों तुम? इसमें निकल रहा है ग्रीन कलर का रेडिएशन। क्यों सर? क्योंकि ग्रीन दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ग्रीन लाइट हमारी तरफ आ रही है इससे, बाकी सारे कलर को ही एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में लिख लो, इट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। दूसरा, डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट ठीक है। अच्छा दूसरा, तीसरा, एवरी ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, कुछ थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं दो तीन बातें बता देता हूं। वेरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट्स इंफ्रारेड, सॉरी गलत बोल गया, क्या बोलते हैं इसको, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, दूसरा, मॉडरेट हॉट ऑब्जेक्ट विजिबल लाइट। ये आपको थोड़ा याद रखना है इस बात को। ठीक है, विजिबल लाइट भाई जैसे बल्ब है, तो बल्ब हीटअप तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा हीटअप नहीं होता। ठीक है, ये होते हैं जैसे 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाए टेम्परेचर, ऐसे। ये वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, और मॉडरेट हॉट ऑब्जेक्ट, और ओनली हॉट ऑब्जेक्ट, इनसे बच्चों निकलता है इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड, और इसको हीट वेव भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा अभी मैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हर ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकल रहा है। जैसे इंसानों से हॉट ऑब्जेक्ट में इंसान भी आते हैं बच्चों, लिविंग ऑब्जेक्ट, इसमें लिख सकते हो लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट से इंफ्रारेड निकल रहा होता है। तुमने देखा होगा नाइट विजन कैमरा, उस नाइट विजन कैमरा में इंसान, जानवर सब कुछ दिख सकते हैं, स्पेक्ट्रम सा बना हुआ आता है एक अलग से, है ना। तो वो यही कारण है कि उसमें और हर आदमी से हीट रेडिएट हो रही है, उसको सेंस कर लेता है। ठीक है, तो ये इंफ्रारेड
वेव क्या क्या लिखा मैंने, हाँ इंफ्रारेड वेव, ये हॉट ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑब्जेक्ट से निकलती है, ठीक है, जिनके टेम्परेचर 30 डिग्री से लेके 50-100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए, लिखवाऊं मैं जल्दी जल्दी? इतना समझ में आ गया? Yes, अब देखो, जैसे देखो, जैसे बच्चों यहाँ पे एक बात और समझो, जैसे एक वर्ड होता है एमिसिव पावर, इट इज इट इज हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय द बॉडी। एक्चुअल में पावर कहना धोखा है इसको, ये गलत है, ये ना इंटेंसिटी है, लिख लेंगे एक्चुअली इट इज रेडिएशन इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो, समझ रहे हो, रिलीज होती है किसी ऑब्जेक्ट से, और उसको पावर बोल रहे हैं। आपको एक टर्म हमेशा याद होना चाहिए, कुछ चीजें हमेशा याद होनी चाहिए आपको, ये बेसिक फिजिक्स है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं इस चैप्टर का। पावर इक्वल टू होता है बच्चों एनर्जी अपॉन टाइम, और इंटेंसिटी जो होता है बच्चों, ये अलग वर्ड है बिल्कुल एकदम, ठीक है, उन्हीं चैप्टर में ला सकते हो आप। पावर पर यूनिट एरिया, पावर अपॉन एरिया, ठीक है, और पावर क्या हो सकता है, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। अब देखना बच्चों, अगर मैं टाइम को 1 कर दूं, एरिया को 1 कर दूं, तो ये इंटेंसिटी क्या कहलाएगी, एनर्जी रिलीज बाय ऑब्जेक्ट बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। इसको ध्यान से सीखना, केवल लिखने से कुछ नहीं होने वाला, इनको डेली लाइफ में आपको समझना है। और हर जैसे मान लो एक गिलास है, ठीक है, इससे हीट रेडिएट हो रही है, मैं पता करना चाहता हूं इंटेंसिटी का क्या मतलब है। तो अगर इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में जितनी एनर्जी निकलेगी ना, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी आई। ठीक है, जैसे सन से रेडिएशन निकल रहा है, तो सन के 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में जो रेडिएशन निकलेगा, मतलब एनर्जी निकलेगी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और उसी का यहाँ इस चैप्टर में नाम रख दिया एमईसी पावर। यहाँ थोड़े से कंफ्यूजिव टर्म है, तो मैं बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है। हालांकि बहुत जगह इनका इस्तेमाल होता है, कुछ किताब वाले इसको करते हैं, जैसे एचसी वर्मा है, और कंपटीशन की मैक्सिमम बुक्स में इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है वहां कहीं इनकी डेफिनेशन नहीं लिखी, जो मतलब उसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। बताओ बच्चों, समझ में आई बात? कि जैसे सन से 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया लगभग इतना होता है, जैसे ये इसका टीवी का साइज, तो इससे कितनी हीट रेडिएट होगी 1 सेकंड में, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रेडिएशन इंटेंसिटी। समझ में आया नहीं कुछ? अब देखो, अब यहां ऐसे ही एक वर्ड, जैसे एमईसी पावर है तो एब्जॉर्प्टिव पावर है। बताओ बच्चों, क्या होनी चाहिए डेफिनेशन फिर एब्जॉर्प्टिव पावर की, बोलो? heat absorbed per unit area of है ना, बस ये धोखा है। ये क्या है फिर सर? एक्चुअल में किताबों ने लिख दिया एब्जॉर्प्टिव पावर, लेकिन जब स्टैंडर्ड बुक को देखोगे या इन किताबों को ही, तो डेफिनेशन कुछ और मिलेगी। हाँ, हमें तो ऐसे ही लग रहा है ना कि जैसे एमईसी पावर होती है ऐसे एब्जॉर्प्टिव पावर। हमें बताया गया कि बेटा बेटा ये होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे जो एनर्जी गिरी टोटल, कुछ भी गिरी, मान लो अमाउंट एक्स गिरा एनर्जी का, तो कुछ तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ वापस कर देगा, ठीक है, तो ये होता है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी अपॉन एनर्जी होल्स ऑन बॉडी।
उसके रेशियो को बोलते हैं बच्चों एब्जॉर्प्टिव पावर। एनर्जी की बजाय पावर का रेशियो भी चल सकता है, या इंटेंसिटी का रेशियो भी चल सकता है, क्योंकि बाकी सब तो टर्म सेम होगा ना दोनों के लिए, ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना। तो इसलिए आप इंटेंसिटी भी लिख सकते हो और पावर भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात इतनी? तो ये तो एक रेशियो हुआ, है ना। अच्छा बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट जितनी एनर्जी गिरी उसके ऊपर सारी एब्जॉर्ब कर ले, तो बड़ी बात हो जाएगी ना। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होना चाहिए? ऑप्शन देता हूं मैं तुम्हें। ब्लैक बॉडी, व्हाइट बॉडी, येलो बॉडी। समझदार हो। इफ ए इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली नहीं, नियरली ब्लैक बॉडी होती है। ए नियरली 1 होता है, नियरली ब्लैक बॉडी। इसका एग्जाम्पल है बच्चों ब्लैक होल्स। ठीक है, ब्लैक होल्स जो है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब कह सकते हो आप नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी। उसमें जो रेडिएशन गिरता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। लाइट भी वहां को एस्केप करके नहीं आ सकती, बताया था ग्रेविटी में आपको। ठीक है, कि लाइट भी एस्केप नहीं हो सकती वहां से, तो जो उस पर गिर गया वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? नोट करो जल्दी से। अब देखो, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देखो सबसे पहले हम एक लॉ पढ़ लेते हैं यहीं पे, किरचॉफ्स लॉ। ये क्या कहता है सर? ये कहता है कि गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर, कि जो अच्छे एमिटर होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। जैसे अच्छा श्रोता, अच्छा अच्छा प्रवक्ता, अच्छा श्रोता होता है, सुना होगा तुमने कि जो अच्छा बोलने वाला होता है उसको अच्छा सुनना भी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर। मतलब अगर कोई एक, और वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लैक बॉडी है, सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है, तो क्या सारा एमिट भी कर देगी? बोलो बच्चों, यस और नो? हाँ, यानी कि अगर एक बच्चा कह रहा है सर कोयला ना ब्लैक बॉडी है, तो कोयले से व्हाइट रेडिएशन निकल जाएगा, तो वो सच बोल रहा है। हाँ, कैसे सर? देखो बेटा, जैसे कोयले को गर्म करो, आप गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, तो एक टाइम ना सफेद हो जाता है, बिल्कुल सन जैसा दिखता है, अंडा सा सफेद कलर का, ऐसे आप गोल्ड भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि सारे कलर जो उसने एब्जॉर्ब करे थे सारे मिलेंगे आपको। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जैसे ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करता ये, है ना। तो आप इसे गर्म करना शुरू करो, तो सारे कलर मिल जाएंगे आपको, कभी ग्रीन नहीं दिखाई देगा जब ये बहुत हाई टेम्परेचर पे हो जाए। क्यों? क्योंकि इसने ग्रीन को कभी एब्जॉर्ब भी नहीं किया था, तो ये एमिट भी नहीं करेगा कभी। समझ में आया? अगर आप इसे हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे तो उसका ग्रीन कलर गायब हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया? मतलब जब हमें कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मान लो ग्रीन कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करता, वापस भेज देता है। व्हाइट लाइट इस पे पड़ती है, सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन को नहीं कर रहा है एब्जॉर्ब। तो जब हम इसे हीटअप करना शुरू करेंगे तो इससे सारे कलर मिल जाएंगे हमें, ग्रीन नहीं मिलेगा, ग्रीन नहीं दिखाई देगा। समझ में आया? अगर हम इसका स्पेक्ट्रम बनाएं, चेक करें, तो इसमें ग्रीन कलर की वेवलेंथ नहीं होगी, क्योंकि गर्म करने पर रेडिएशन निकलेगा ऑब्जेक्ट से, तो उसमें ग्रीन कलर नहीं होगा। ऐसे में आपसे कहूं कि क्या सन इज अ ब्लैक बॉडी? इज अ ब्लैक बॉडी, बोलो बच्चों, ट्रू और फॉल्स? सन इज अ ब्लैक बॉडी और नॉट? सर ब्लैक है। Maybe two. हाँ, समझ में आ गया ना।
बदतमीज। देखो, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है इसलिए। नहीं, सन से सारे कलर निकल रहे हैं, व्हाइट लाइट निकल रही है, हर कलर निकल रहा है ना, तो सारे रेडिएशन दे रहा है वो हमें, इंफ्रारेड भी मिलती है, अल्ट्रा वायलेट सब कुछ मिलता है। तो जब अभी क्योंकि सन का टेम्परेचर ज्यादा है तो उससे निकल रहा है, कल सन का टेम्परेचर 0 होगा, कभी कभी तो होगा, तो जितने कलर उस पर डालते हैं क्या वो सारे एब्जॉर्ब कर लेता है? हाँ, ब्लैक होल बन जाता है सन। तो इसका मतलब सारे एमिट करे तो सारे एब्जॉर्ब भी कर लिए, तो ब्लैक बॉडी है ना, कोयला ब्लैक है। लेकिन जब उसे गर्म करते हैं तो उससे रेडिएशन निकलता है, तो सारे कलर फेंकता है। जब उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं तो फिर एब्जॉर्ब करता है। कलर निकलना टेम्परेचर बढ़ाने से निकलते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेडिएशन निकलेगा, अभी एक लॉ से पता लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? बोलो बच्चों। अब देखो, अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, स्टीफेंस लॉ। एवरी ऑब्जेक्ट रेडिएट एनर्जी एक्सेप्ट एट 0 केल्विन। ठीक है, ये बात, पावर एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट will be equal to proportional to fourth power of एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T केल्विन है, बस ध्यान रखना यहाँ केल्विन में चलेंगे टेम्परेचर, जब तक बच्चों बोल ना दूं। आप ध्यान रखना, आप थर्मो पढ़ने की तरफ बढ़ रहे हो आप, जब तक बोल ना दिया जाए आपको तब तक टेम्परेचर को किसी और यूनिट में मत ले लेना, केल्विन केल्विन केल्विन, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T केल्विन है। ठीक, तो जो पावर एमिटेड होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। प्रोपोर्शनलिटी का जब कांस्टेंट, मतलब हम ये हटाते हैं फॉर्मूला, क्या कहते हैं इसे, प्रोपोर्शनलिटी साइन, कुछ कांस्टेंट आ जाते हैं, उनमें आ जाता है एक काई ए सिग्मा T⁴। ठीक है, ध्यान से सुनना, कितने वॉट पावर है ना, तो वॉट में लिखेंगे, ये इंटेंसिटी नहीं है, ध्यान रखना। ए क्या है, सरफेस एरिया। देखो ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा किसी ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा हीट रेडिएट करेगा, वो करेगा नहीं करेगा? जैसे मान लो मैं चाय पी रहा हूँ इस कप में, तो जल्दी ठंडी हो, देर में ठंडी होगी, और मुझे ज्यादा जल्दी ठंडी करनी तो प्लेट में फैला लूंगा मैं इसको, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हीट रेडिएट करेगी। सर्दियों में ऐसे सिकुड़ के बैठ जाते हैं ना, तो क्यों बैठ जाते हैं? अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर रहे होते हैं ताकि हीट रेडिएट ना हो बॉडी से। ठीक है, अब देखो टी क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप डबल कर दो तो पावर रेडिएटेड कितना हो जाएगी बच्चों, 16 गुना बढ़ जाएगी। तो मेन फैक्टर कौन होता है पावर रेडिएट करने के लिए? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ एनर्जी निकलती जाएगी। सर कैसे निकलती है एनर्जी? बच्चों जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल की एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ती है, वाइब्रेशन एनर्जी से एनर्जी लॉस होने शुरू हो जाते हैं अलग अलग फॉर्म में। मॉलिक्यूल है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, और जब उनमें से चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो चार्ज पार्टिकल कौन सी एनर्जी पैदा करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट, ये सब, तो इस तरीके से रेडिएशन निकलता है। अच्छा, ये सिग्मा क्या है? स्टीफेंस कांस्टेंट है, 5.67 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, ये सिग्मा। अच्छा, ये काई, इसको बोलेंगे बच्चों एमिसिविटी। ठीक है, और बच्चों एमिसिविटी होता है 1 और 0 के बीच में, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, भी इसका नाम हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये पाया गया है जितने डल सरफेस होते हैं, डल और ब्लैक कलर के जो सरफेस होते हैं उनके लिए काई, डल ब्लैक सरफेस,
कि स्काई इज नियरली वन, परफेक्टली वन तो नहीं होता, नियरली वन होता है, ठीक है, क्योंकि डल ब्लैक सरफेस ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है, नोट करो इस बात को। बेटा अगर टेम्परेचर केल्विन में हो गया, मतलब सेल्सियस में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बना के दे देता हूं, जैसे वो आपसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा आपको। जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट की पावर पी है एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, हमने टेम्परेचर डबल कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस, तो पावर कितने गुना होगी? 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना? बताओ बच्चों। 16। 16। समझ में आ गया सबको? बोलो। यस सर। हाँ, तो ये गलत है बेटा। टेम्परेचर अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ाते हो, 60 करते हो, तो टेम्परेचर सेल्सियस में तो डबल हुआ, लेकिन केल्विन में डबल नहीं हुआ, ठीक है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बड़ा देखा हुआ है मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम में, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना 273 प्लस T1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आया, प्लस 273 प्लस T2 डिग्री सेल्सियस। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, डिवाइड, मैंने रेशियो बना दी। नहीं वही बता दूं मैं कि टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही है सर, चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन। यहाँ डिफरेंस नहीं है ना, यहाँ टेम्परेचर है, समझ में आया। यहाँ 2 बार टेम्परेचर लिख के 2 अलग अलग टाइम पे आपको पावर फाइंड करनी है, मैंने टेम्परेचर डिफरेंस नहीं पूछा। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस यूज करोगे आप, पहले पावर पी है फिर कहीं और पावर पी है, समझ में आया। इसलिए ऐसा है, तुम ही देख लो ना, तुमने ये 30 करा और ये 60 करा, क्या डबल हो गई वैल्यू? समझ में आया बालक? डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस नहीं है ना, यहाँ वैल्यू यूज हो रही है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज हो रहा है। अब देखो और समझो, यहीं पे मैं एक और बात बताऊंगा बच्चा आपको। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे एनर्जी क्यू पड़ी आके, ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी। अब क्या होगा बच्चों, कुछ एनर्जी तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ इससे बाहर निकल जाएगी, कुछ इससे वापस हो जाएगी, है ना, कुछ ये एब्जॉर्ब करेगा। तो ध्यान से सुनना है, यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं मैं, एक वर्ड याद रखना, रेट, ठीक है। तो R प्लस ए प्लस टी इक्वल टू 1। सर ये क्या है? R इज RAT, R रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो बच्चों? देखो भाई, टोटल एनर्जी कितनी होगी? 1, तो टोटल फ्रैक्शन क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो R की जगह मैं लिख सकता हूं जो एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन टोटल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल एनर्जी इक्वल टू 1। अगर आप एलसीएम लो तो ये तीनों का 1, तीनों का सम क्यू हो जाएगा, क्यू से क्यू कट के क्या मिलेगा? 1। मतलब एक ऑब्जेक्ट पे जो एनर्जी आती है, को मिलती है जो एनर्जी इंसिडेंट, वो 3 जगह इस्तेमाल होगी। एक तो वो एब्जॉर्ब कर सकता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर सकता है, और कुछ क्या कर सकता है? ट्रांसमिट। ट्रांसमिट होती है आर पार निकल जाए, जैसे इस गिलास से कुछ चीजें आर पार निकल जाएंगी, कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेगा, समझ में आया, और कुछ रिफ्लेक्टेड बैक करेगा। तो इन तीनों एनर्जी का फ्रैक्शनल सम कांस्टेंट रहता है, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? क्या कहा? 1 के बराबर है। समझ में आया? यस सर। नोट करो इसको, नोट करो, नोट करो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहीं पे बच्चों, कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस पे न्यूमेरिकल बनता है बच्चों, ये थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है T,
और बाहर टी नोट है, ये सराउंडिंग है। ठीक है बच्चों, और मैंने मान लिया कि इस केस में टी इज ग्रेटर देन टी नोट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कूल करेगा। और अगर टी नोट ज्यादा हो तो ऑब्जेक्ट हीट अप करना शुरू हो जाएगा। दोनों एक ही बात है बच्चों। नेचुरल ऑफ सिमेट्री, जो रूल मतलब एमिशन के लिए वही एब्जॉर्प्शन के लिए होगा। ठीक है, देखो अब जैसे मान लो ये यहाँ एक गिलास है, इसमें गर्म पानी रख दो तो इससे रेडिएशन निकलेगा। ठीक है, और वही गर्म पानी सर्दियों में रख दो तो ये हीट नहीं है, मतलब अब गर्मियों में तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा गिलास पानी का, और सर्दियों में क्या करेगा, हीट रेडिएट करेगा अगर गर्म पानी है इसमें। लेकिन एरिया भी वही रहेगा ना, मास भी वही रहेगा, स्पेसिफिक हीट भी वही रहेगी, है ना। तो बिल्कुल जिस रेट से ये एब्जॉर्ब करेगा उसी रेट से एमिट करेगा। अब कैसे, देखो इसको समझते हैं। नेट पावर रेडिएटेड या पावर लॉस लिखे, ये है पावर एमिटेड माइनस पावर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, देखो P इक्वल टू पी ई माइनस पी एब्जॉर्ब। P क्या होगा, जिससे एमिट करता है ये। तो स्टीफन ने क्या बताया था, किस रेट से एमिट करता है बच्चों, हम ब्लैक बॉडी मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो या काई के टर्म में ही लिख लें, सबके लिए हो जाएगा ये, काई ए सिग्मा टी टू द पावर 4। ठीक है, देखो बच्चों, ए सरफेस एरिया है। अच्छा, जिस सरफेस से एब्जॉर्ब करता है, रेडिएट करता है, उसी से एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के लिए सोर्स कौन होगा, अब एटमॉस्फेयर सराउंडिंग। तो अब क्या लिखे जाएगा यहाँ पे, काई ए सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4। समझा बच्चों, सोचो, ये पी लिख दिया हमने। ठीक है, बोलो भाई, लिख सकते हैं नहीं। तो ये नेट पावर लॉस हो रही है। अब अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड है, ठीक है, अब इस जैसे जैसे रेडिएट करेगा तो इसका टेम्परेचर लॉस करेगा। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो इस चैप्टर में हम हीट को क्या लिख रहे हैं बच्चों, क्यू से लिख रहे हैं ना, पिछली क्लास में भी मैंने क्यू से लिखा था। तो डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं ना इस पावर को, ध्यान से देखते रहना। काई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 बन गया ये। और डी क्यू क्या होगा, माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इक्वल टू काई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो ये आ गया डी टी बाई डी टी माइनस काई ए सिग्मा बाय एम एस। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ कूलिंग। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे गिर रहा है वो यहां से पता लगता है। ठीक है, और ये स्टीफेंस लॉ ऑफ कूलिंग कह सकते हो। ये जो स्टेटमेंट है स्टीफेंस लॉ ऑफ कूलिंग है। ठीक है, ऐसे। अब ये तुम्हारी किताब में नहीं है, तुम्हारी किताब में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एनसीईआरटी में। लेकिन अगर आपने ये बात समझी है पूरी तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन बहुत सही से कर पाओगे और बहुत लॉजिक के साथ कर पाओगे। उसका एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मतलब उसके बिना पेपर नहीं बनता, मतलब ऐसा क्वेश्चन है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस बार डिलीटेड था 11th में, अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना लिखो जरा, फिर मैं इससे तुम्हें क्वेश्चन जो आएगा बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे ही आएगा, लेकिन उसका बेस जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये पार्ट है, इसलिए पढ़ाना जरूरी था। ठीक है, लिखो जरा इसको। समझ में आया बच्चों, आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. अब देखो बच्चों, यहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आता है। देखो न्यूटन ना बहुत कलाकारी करते थे कुछ जगह, देख लो बच्चों। एक्चुअल में लॉ किसका है, स्टीफन का। न्यूटन ने यहाँ थोड़ी सी कलाकारी करी, अपना नाम लिखवा दिया।
और ये हालात ये हो गए कि जो ओरिजिनल वाला लॉ है वो तो गायब ही हो गया, न्यूटन का चल रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सृजन, इस कहानी से क्या मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिल रही है कि देखो ओरिजिनल वाले का तो लॉ ही गायब कर दिया और न्यूटन ने अपना लॉ बना लिया एक पर्टिकुलर केस। कि पढ़ाई के साथ साथ हमें होशियार भी रहना पड़ेगा, है कि कोई हमारा थ्योरी ना चुरा ले, हमारी नॉलेज ना चुरा ले, हैं। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है टी, ये टी नोट, तो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है ना, हमें बताया गया कि टी नोट प्लस डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। मतलब ये जो लॉ है ना बच्चों, ये किसी भी टेम्परेचर डिफरेंस के लिए है। जैसे सन और सराउंडिंग के टेम्परेचर में 4-5 हजार 10 हजार का डिफरेंस है तो भी एप्लीकेबल है। और एक कमरे में चाय का, गर्म चाय का कप रखा है और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है, 20-30 डिग्री का, गर्मी के दिन में, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन न्यूटन ने जो अपना लॉ बताया कि भाई देखो मेरा लॉ जो है ना, वो वेरी स्मॉल डिफरेंस टेम्परेचर के लिए है, जब स्मॉल डिफरेंस टेम्परेचर हो, ठीक है। अब सोचो, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करूंगा पहले मैं, फिर इस इक्वेशन में रख दूंगा। तो टी की पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। न्यूटन थोड़ा मैथमेटिशियन था, अच्छा मैथ्स था न्यूटन का, ठीक है, उसने मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से पढ़े होंगे। हाँ सर, आपकी वीडियो देखी थी सर, हैं। अब ये देखो, टी नोट टू दी पावर 4 ऐसे लिखेंगे, टी नोट की पावर 4 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नोट की पावर। बताओ बच्चों, ये कैलकुलेशन समझ में आई? टी की जगह मैंने क्या रख दिया, टी नोट प्लस डेल्टा टी, और टी नोट कॉमन ले लिया। अब तुम समझने वाले हो क्या होने वाला है अगले स्टेप में, बोलो बच्चों। देखो डेल्टा टी स्मॉल है, टी नोट बड़ी वैल्यू होगी ऑब्वियसली, तो ये वैल्यू 1 से छोटी नहीं होगी। और जब 1 प्लस एक्स की पावर एन, एक्स 1 से छोटा होता है तो क्या करते हैं बच्चों, हाँ बाइनोमियल लगाते हैं, पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। अब तक भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे। अभी देखो ये जो फॉर्मूला बनेगा ना, ये लॉ बनेगा, इस पे बेस्ड फॉर्मूले पे क्वेश्चन होते हैं, और कुछ लॉजिक के भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। देखो बच्चों, टी की पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस, ये तो हट गया ना यहाँ से, 4 टी नॉट क्यूब डेल्टा टी, ठीक है। क्या बचा बच्चों, ऐसे आया। अब ध्यान से देखना बेटा, ये पूरी वैल्यू मैं यहां रखने जा रहा हूं, माइनस काई ए सिग्मा टी नोट क्यूब अपॉन एम एस, और ये हो गया बच्चों देखो कितना इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा तुम्हें, 4 माइनस टी नोट क्यूब, ओ ओ ओ, देखो बच्चों यहां से हमें पता लग रहा है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, ये क्वांटिटी बच्चों कांस्टेंट है वेरिएबल है, जो मैंने ब्रैकेट में बनाई, ध्यान से सुनना। देखो एरिया सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है ऑब्जेक्ट अगर कूल कर रहा है, तो मास सेम रहता है, स्पेसिफिक हीट 4 टी नोट, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा वेरिएबल। अगर बहुत गर्म ऑब्जेक्ट होता है तो सराउंडिंग के टेम्परेचर को बदल देता है, लेकिन एक कप रखा है चाय का कमरे में, तो क्या वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को चेंज कर देगा, नहीं ना, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। नहीं तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब रेट ऑफ कूलिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस।
क्या होता है डेल्टा टी? टी माइनस टी नोट। ये लो है, ये याद रखना है आपको। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा रेट ऑफ कूलिंग उतना होगा। पहले आप ये स्टेप लिखो जरा, फिर मैं और देखो आप, जैसे dt बाई डी टी, इसे बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। मैं आगे कैलकुलेशन बाद में करूंगा, पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था अभी 3-4 साल पहले, जब एम्स अलग हुआ करता था। पहले मैं सिंपल पूछ लूं तुमसे, जैसे इस ये चाय का कप होता, ठीक है, गर्म चाय भरी होती इसमें, और इसका टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। हालांकि वो केल्विन में होता है, मैं तुम्हें सिंपली सेल्सियस में समझा रहा हूं। और इसका टेम्परेचर था 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, चाय का। तो 90 से ये 80 हो गया, ठीक है, T1 टाइम में। अब 80 से ये 70 T2 टाइम में हुआ, तो कौन सा टाइम बड़ा होगा? T1 टाइम बड़ा होगा या T2? देखो 90 से 80 हुआ तो 10 डिग्री घटा, फिर अगले 80 से 70 हुआ, क्योंकि इसको तो रूम टेम्परेचर तक जाना है ना चाय को। तो T1 बड़ा होगा या T2? बताओ बच्चों, T1 बड़ा होगा या T2? बोलो बच्चों। चलो, सेम आंसर है। मैं तुमसे ऐसे पूछता हूं कि पहले 90 से 80 जल्दी होगा टेम्परेचर डाउन, या 80 से 70 होने में जल्दी टाइम होगा, जल्दी डाउन होगा? देखो बच्चों। सर मे बी T1 बड़ा होगा T2 से। अच्छा, T2 नहीं बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसमें 2 है। हम्म, देखो बच्चों, एक बात सोचो, जो रेट ऑफ कूलिंग है ना, टेम्परेचर का टाइम के साथ जो वेरिएशन है, वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग के साथ, टेम्परेचर डिफरेंस पहले ज्यादा था बाद में हुआ? पहले 90 माइनस 20 कितना था? 70। फिर 80 माइनस 20 कितना हुआ? 60। तो टेम्परेचर डिफरेंस पहले ज्यादा बड़ा डिफरेंस था ना, तो रेट ऑफ कूलिंग फास्ट हुआ होगा, जल्दी ये टेम्परेचर डाउन हो गया होगा 10 डिग्री। और फिर टेम्परेचर डाउन हो गया तो रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाता है। सोचो, जो चाय को पीते हो ना, गर्म दूध पीते हो या चाय कॉफी, तो उसको जो पीने पीने वाला टेस्ट है वो थोड़ी देर में खराब हो जाएगा, अगर उसे थोड़ी देर रख दो, 2-3 मिनट भी रख दोगे ना, टेस्ट खराब हो जाएगा। लेकिन उसका जो गुनगुनापन होता है वो घंटों तक रह जाता है ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डाउन होता जाता है टेम्परेचर, उसका रेट ऑफ कूलिंग भी स्लो होता जाता है। ये पता है कैसे है? जैसे रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा है, रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में। दोबारा बताता हूं, ये ना टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ कूलिंग। जैसे याद करो, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है तुमने केमिस्ट्री में? नहीं, नहीं पढ़ा बच्चों, रेडियो एक्टिविटी में बताया जाता है। चलो छोड़ो, जब नहीं पढ़ा तो, जितना डिफरेंस कम होता जाएगा ना, रेट ऑफ कूलिंग उतना स्लो होता जाएगा। ज्यादा डिफरेंस होगा ना तो रेट ऑफ कूलिंग बहुत फास्ट होता है। भाई आप सोचो, गर्म ऑब्जेक्ट रखा है तो ज्यादा रेडिएट नहीं होती हीट पर सेकेंड, कॉमन सेंस है, पावर ज्यादा होगी स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग। और जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, हीट हीट जो है लॉस कम होना शुरू हो जाएगी पर सेकेंड, टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसे सोच लो, टेम्परेचर डिफरेंस दो ऑब्जेक्ट का कम है तो कमी तो हीट फ्लो करेगी। ये पोटेंशियल डिफरेंस की तरह नहीं होता क्या, प्रेशर डिफरेंस की तरह? समझ में आया लॉजिक? तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग स्लो होता जाएगा, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर लेंगे, थोड़ा सा थियोरेटिकली समझना था आपको, ठीक है बेटा। अब देखो, तो जैसे यहां लिखा हुआ था, तो एनसीईआरटी में शुरुआत कहां से होती है? ऐसे लिखा जाता है कि डी टी बाई डी टी इस प्रोपोर्शनल, एक कांस्टेंट लिख दिया माइनस के टी माइनस टी नोट, ऐसे, ठीक है। अब देखो, इसका मैथमेटिकली हम टेम्परेचर वेरिएशन देखना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चों,
इसका टेम्परेचर है टी डैश, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, और बाहर का टेम्परेचर टी नॉट। किसी टाइम इसका टेम्परेचर हो गया टी इक्वल टू 0 पे तो टेम्परेचर टी डैश है, और किसी टाइम टी हो गया टेम्परेचर सराउंडिंग का है टी नॉट। तो हमें टाइम के साथ टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है वो कैलकुलेट करना है किसी टाइम पे। तो देखो बेटा, ये एनसीईआरटी में डिराइव करा रखा है पूरा, आपको इसका डेरिवेशन देखना है डॉक्टर्स लोगों को, और इंजीनियर्स को पूरी बात समझनी है। जैसे डी टी बाय टी माइनस टी नॉट, मैंने इधर लिख दिया माइनस के डी टी, ठीक है। देखो बच्चों, टी इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कितना है बताना जरा ऑब्जेक्ट का, टी डैश, और टाइम टी पे टेम्परेचर कितना है टी। इंटीग्रेशन आता है, डी टी का इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट, और लिमिट टी डैश और ये टी माइनस के 0 से टी, ठीक है। बताओ बच्चों क्या लिखेंगे अब इसको, लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट माइनस लॉग ऑफ टी डैश माइनस टी नॉट, लिख सकते हैं टी की जगह टी डैश, और माइनस के टी माइनस 0, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। बताओ बच्चों, अब कैलकुलेशन है बेटा, एनसीईआरटी में भी है ये, टी माइनस टी नॉट टी डैश माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब कैसे लिखा जाएगा, इसको इधर ले जाओ, टी माइनस टी नॉट इक्वल टू टी डैश माइनस टी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, और टी इक्वल टू टी नॉट। सर कितनी कैलकुलेशन है ये, देखो बेटा इसको थोड़ा समझाऊंगा मैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा ताकि आप न्यूमेरिकल कर सको। ये फॉर्मूला है, ये ना एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा ना भाई। देखो अभी ये गर्म ऑब्जेक्ट है, हीट रेडिएट करेगी तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और किसी टाइम पे पहुंचेगा ये टेम्परेचर टी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ऐसे, ये कैपिटल टी, ठीक है, तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा टी डैश, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर इनिशियल कितना हो गया टी डैश, और घटते घटते, अच्छा एक ऑब्जेक्ट है, ये कॉमन सेंस लगाओ, एक ऑब्जेक्ट को अगर हम वो ठंडा होना शुरू हो जाए, रूम के अंदर गर्म चाय ठंडी कर रहे हो तुम, फाइनली उसका कभी भी टेम्परेचर कितना होगा, बोलो बच्चों। भाई सराउंडिंग के बराबर होगा नहीं होगा, तो ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है टेम्परेचर, ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। टेम्परेचर घटते घटते कितना हो जाएगा, सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा टी नॉट, ठीक है। और ये सारे टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है। लिखो जरा इसको, मैं तुमसे एक पजल पूछने जा रहा हूं, पूछ लूं बच्चों, बोल। राम और श्याम दो दोस्त हैं, ठीक है, और बच्चों मोहन है तीसरा दोस्त उनका, ठीक है। राम और श्याम अपने मतलब ये दोनों एक ही घर पे बैठे हैं, ये मान लो ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, और उन्होंने मोहन को बुलाया घर पे चाय पीने के लिए, ठीक है। शाम के 7 बजे चाय पियेंगे, मतलब 7 बजे पहुंच जाएगा। लेकिन क्या हुआ बच्चों, उससे पहले ही चाय आ गई, और चाय वो वाली जो अमीर लोग पीते हैं मतलब दूध अलग, पत्ती अलग, फलाना अलग, डिमका अलग, वो वाली चाय। तो क्या करना है बच्चों, गर्म पानी है उसमें, ठीक है, गर्म पानी केटल में उसमें रखा केटल में, तो 7 बजने में भी कुछ मिनट बाकी है, ठीक है, 5-4 मिनट बाकी है, ऐसे सोचो। तो ये क्वेश्चन है पूरा जो मैं आपको समझा रहा हूं। राम क्या करता है, उस गर्म पानी में को निकाल के केटल में से उसमें दूध मिलाना शुरू कर लेता है, ठीक है।
श्याम समझदार बच्चा है, मोहन का वेट करता है। तो श्याम और मोहन 7 बजे गर्म पानी में दूध मिलाते हैं, ठीक है। तो राम ने पहले खोल ली थी ना चाय, गर्म पानी पहले मिला लिया था दूध उसमें, है ना। तो मुझे बताओ, इन राम की चाय का टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा या श्याम और मोहन की चाय का? बोलो। ये सर, ये क्या सवाल है सर? कौन बताएगा भाई? सवाल समझ में आया तुम लोगों को? फिर क्वेश्चन थोड़ा लास्ट में से दोबारा। लास्ट में ये हुआ कि 7 बजे चाय पीने पीनी थी सबको, ठीक है। लेकिन नौकर 7 बजे से 5-4 मिनट पहले चाय ले आया, क्योंकि अभी मोहन आया नहीं था घर पे। तो राम ने क्या किया, राम मेरी तरह है, उसे वेट नहीं करता, वो चाय का पी जाता है बस। तो उसने क्या काम करा, गरम पानी निकाल लिया केतली से और उसमें दूध मिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसने वेट करा कि जब ये आएगा मोहन, तभी मैं दूध मिलाऊंगा गर्म पानी में, ठीक है। तो कौन से की चाय का टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, राम का या श्याम का? इसने भी पी नहीं पी, अभी वेट कर रहा है, 7 बजे तक का वेट करेगा उसका, लेकिन दूध मिलाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, समझ में आया? श्याम और मोहन की चाय का टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, क्यों? सोचो बच्चों। इसने क्या करा, दूध मिला के टेम्परेचर डाउन कर दिया अभी। अच्छा, मैं थोड़ा गलत बोल गया, मैंने तुम्हें पजल सही नहीं समझाई बात। पानी इसने भी निकाल लिया था केटल में से, मतलब दोनों ने पानी डाल लिया था केटल में, इसने भी रखा था इसने भी। लेकिन राम ने क्या कर दिया, उसमें ठंडा दूध मिला दिया था। इसने दूध अभी नहीं मिला, बाद में मिलाया, ठीक है। केटल से बाहर है दोनों के कप। अब बताना है। फिर शाम को। हाँ, शाम शाम की चाय का वो पानी का टेम्परेचर ज्यादा है। राम। सोचो क्यों बच्चे, उसने क्या करा, दूध मिला के टेम्परेचर डाउन कर लिया। भाई दूध मिला के तो पीनी है चाय, तो इसने टेम्परेचर डाउन कर लिया, तो रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाएगा, तो कम हीट लॉस हुई होगी, इसमें ज्यादा हीट लॉस हुई होगी। अच्छा यही था कि केटल में रखते हैं चाय को, लेकिन चाय में दूध पहले मिला लेना, इसका मतलब इसकी चाय का टेस्ट ज्यादा बरकरार रहेगा, इसकी चाय का टेस्ट बरकरार नहीं रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, सोचना इसको, ठीक है। अब फिर दोबारा बताना। क्वेश्चन ये है, पहले मैं पूरा समझा देता हूं। ऐसी केटल है जिसमें गर्म पानी है, ठीक है, और दूध नॉर्मल रखा हुआ है। तो भाई क्या करेंगे, हम पहले गर्म पानी निकालेंगे, ठीक है। तो 2 कप में गर्म पानी रख लिया हमने। 1 कप में तो दूध तब मिलाया जब ये आ गया, ठीक है, 5 मिनट बाद कोई तीसरा आदमी आया, और 1 कप में दूध साथ साथ मिला दिया अभी। तो 5 मिनट बाद कौन से कप का टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा? क्वेश्चन अब समझ में आ गया पूरा? अब आंसर बता देना तुम, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं न्यूमेरिकल जो आएगा इस लॉ पे। एक तो ये क्वेश्चन है, देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओ, ये तो चल ही रहा है। न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ इस फॉर्मूला की न्यूमेरिकल फॉर्म। देखो बच्चों, ये मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करने वाला। अगर आप कोई एससी वर्मा का क्वेश्चन देखोगे, उसने ये एक्सपोनेंशियल सॉल्व कर रखा है, सॉल्व करके फाइनल एक आंसर लिखा हुआ है, उसको लिख के दिखा रहा हूं मैं। लिखते जाओ पहले तुम। यहां लिखना, अ बॉडी cool from T1 to T2 in time T, then, ठीक है बच्चों, मतलब एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 से T2 गिर जाता है टाइम T में, तो उसमें रिलेशन ये है। और K क्या है? कूलिंग कांस्टेंट। कूलिंग कांस्टेंट है। और टी नोट क्या है बच्चों? इसको तो जानते हो ना, सराउंडिंग टेम्परेचर है, ठीक है, टी टाइम में। अच्छा, अब तक मैंने तुम्हें क्या बताया, किसी भी फॉर्मूले में तुम
सेल्सियस में नहीं लोगे। लेकिन ये एकमात्र फॉर्मूला ऐसा है, इसमें सेल्सियस में भी चल जाता है। क्यों है? क्योंकि यहां डिफरेंस लिखा हुआ देखो, और यहां दो को जोड़ के फिर दो से डिफरेंस, दो वैल्यू को जोड़ के दो से डिवाइड करके फिर डिफरेंस ले रखा है। तो इस फॉर्मूले में सेल्सियस भी ले सकते हैं आप, लिख लेना ये बात। अदरवाइज किसी भी फॉर्मूले में सेल्सियस नहीं चलेगा। लिखो क्वेश्चन फिर जल्दी बच्चों। लिख लिया ये? अब एक क्वेश्चन करें, जल्दी से क्वेश्चन करो फिर छुट्टी हो जाएगी। और हर बच्चा कैमरा ऑन कर लेना, तब क्वेश्चन करोगे। एन ऑब्जेक्ट कूल फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस to 60 डिग्री सेल्सियस in 10 मिनट्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक भी और ये फॉर्मूला, ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है। इन व्हाट टाइम इट विल कूल फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और टी नोट दे रखा है बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। करो इस क्वेश्चन को। 70 और 60 की वैल्यू लेके पहले के की वैल्यू। हाँ तो वही बात सही आएगी, बस यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि ये 70 + 60/2 -20, ऐसे ही इसके लिए दोबारा अप्लाई करा। के की वैल्यू नहीं पता ना तुम्हें, तो इसे डिवाइड करो, टाइम आएगा 10 से तो ज्यादा ही आएगा ना। बोलो बच्चों, और किसी का आ रहा है कुछ? 18 मिनट्स, हाँ ठीक है, यही है शायद आंसर। और किसी का आ रहा है 18 मिनट्स? देखो बच्चों, अब लास्ट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो बच्चों, अगर सन का टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या करें? थर्मोमीटर ले जाएं वहां? ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो क्या करें बच्चों? एक बच्चे ने बताया कि सर अगर सन का टेम्परेचर मेजर करना है तो एक लॉ लगता है। मैं इसको लिखने जा रहा हूं बच्चों, पहले फिर इसकी वैल्यू लिखूंगा। बी एक कांस्टेंट है, वेन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.88 × 10⁻³ और मीटर केल्विन। मीटर केल्विन है, ये ध्यान देना। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा। वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, T इज टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी। ठीक है, देखो बच्चों समझना बात को। जैसे बल्ब है, मेरे सामने बल्ब जल रहा है एक, इससे बहुत सारे कलर आ रहे होंगे। तुम्हारे पास ना एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिससे हम पता कर सकते हैं किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे मान लो सन है, सन से येलो कलर का अमाउंट सबसे ज्यादा आता है, तो जिस कलर का सबसे ज्यादा अमाउंट आ रहा है उसकी वेवलेंथ को ये लिख लेते हैं, उसकी वेवलेंथ यहां रख देते हैं। बी की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट है, सबके लिए सेम है, तो यहां से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता लग जाता है। सन का टेम्परेचर मेजर हो सकता है यहां से। अब देखो, इसको गलत फहमी में रख लेते हैं बच्चे। बच्चे सोचते हैं लैम्डा एम लिखा है तो मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, ये वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, ये वेवलेंथ है कोरोस्पोंडिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। समझ आया? मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ कोरोस्पोंडिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, याद रखना है ये। ठीक है, और टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, जिससे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेडिएट हो रहा है।
अच्छा, मतलब ऑब्जेक्ट जिस टेम्परेचर से हीट रेडिएट कर रहा है। आपने ये भी देख लिया कि लैम्डा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब मैं आपसे यहां से एक तो ये पता लग गया कि इसका फायदा कितना है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, गैलेक्सी का भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। दूसरा यहां से पता लगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वेवलेंथ कोरोस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो घटती जाती है। भाई आपको कोई कलर दिखता है, तो मान लो इस ऑब्जेक्ट का कलर आपको हरा दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा हरा कलर आ रहा होगा तभी तो आपको दिख रहा है ना। ऐसे ही सन का टाइम कलर आपको येलोइश दिखता है दोपहर के टाइम, तो सबसे ज्यादा अमाउंट आपका येलो आ रहा होगा, तो इसलिए आपको येलो ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि लोहे के टुकड़े को आप गर्म करना शुरू करो, तो सबसे पहले कौन सा कलर दिखाई देगा, रेड या वॉयलेट? ध्यान से सुनना, अगर हम लोहे के टुकड़े को गर्म करेंगे तो आपको रेड पहले दिखाई देगा या वॉयलेट? रेड। क्यों? क्योंकि रेड की टेम्परेचर कम होता है ना, कम टेम्परेचर पे जब वो ठंडा होगा तो कम टेम्परेचर पे वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो शुरू में तो टेम्परेचर कम होगा, तो इसका मतलब रेड दिखाई देगा, रेड की वेवलेंथ ज्यादा। और जब उसे गर्म करते जाओगे तो वॉयलेट कलर का दिखाई देगा एक टाइम पे आपको। ठीक है, उसमें से वॉयलेट कलर भी निकलेगा। देखा है ना आपने, जब आयरन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वॉयलेट नीला रंग दिख रहा होता है उसका। समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब यहाँ एक कंसेप्ट और है, थोड़ा ध्यान से देख समझना। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत थियोरेटिकली और आते हैं पेपर में भी, जेई एडवांस, इन सब एग्जाम में। जैसे मैं इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊं, ये इंटेंसिटी है बच्चों, रेडिएशन इंटेंसिटी बताई थी ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और ये लैम्डा एम है, वेवलेंथ। अच्छा, ये तो आपको पता है भाई, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। ठीक है, ठीक। तो देखना बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है ना इस पूरे ऑब्जेक्ट की, एक टेम्परेचर T1 है मान लो टेम्परेचर। ठीक है, तो हर कलर की अलग वेवलेंथ होती, मतलब हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी अलग होगी, ये तो पक्का पता लग रहा है। तो सबसे ज्यादा, सॉरी ये लैम्डा एम नहीं, ये वेवलेंथ है ओनली। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहां है ना, तो ये उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है। अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आया बच्चों, उसको हीट अप कर रहे हैं। ठीक है, गलत बोल गया मैं, सेम ऑब्जेक्ट है, अब उसको टेम्परेचर T2 पे गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो लैम्डा M2I, मुझे बताओ T1 बड़ा होगा या T2, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ये बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इसको समझा है। इसके बाद तुम्हारी छुट्टी है, बताओ बच्चों। देख, देखो बच्चों, ये दो तरीके से पहचाना जा सकता है यहाँ। एक तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेडिएशन ज्यादा होता है, पावर है ना, रेडिएशन ज्यादा नहीं होती, इंटेंसिटी अमाउंट ज्यादा होता है स्टीफेंस लॉ से, एक तो ऐसे पहचान लो। दूसरा यहाँ देखो, T1 ज्यादा है, मतलब ये वेवलेंथ कम है, इसका मतलब इसका कोरोस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या रहा होगा, ज्यादा। ऐसे भी समझ सकते हो, दो बातों से पहचान सकते हो। अगर ये दो ऑब्जेक्ट होते एक जैसे, जिनकी ये रेडिएशन मैक्सिमम इंटेंसिटी सेम होती, फिर आपसे पूछा जाता है कि T1 T2 बड़ा कौन सा है, फिर आप इसी से वेवलेंथ से ही पहचानते हैं। इसकी वेवलेंथ ये है ना, तो ये कम वेवलेंथ है ना, इसका मतलब T1 बड़ा है। यहाँ कैसे पहचान रहे हैं, यहाँ भी वेवलेंथ से पहचान रहे हैं, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट है, तो आप एक ऑब्जेक्ट में ये भी देख सकते हो कि यार टेम्परेचर बढ़ाने से हीट ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन किसके लिए है, हाई टेम्परेचर के लिए। अदरवाइज आपको हमेशा पहचानना है कहां से, वेवलेंथ से पहचानना है। ठीक है, कम वेवलेंथ पे हाई टेम्परेचर होता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात? तो ये पूरा हीट ट्रांसफर हो गया आपको। अब आपको तीन मेथड बताए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इस तरीके से पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज हो गया ये। अब इससे नया टॉपिक आता है बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।